नमस्कार दोस्तों, माई एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग आज देख रहे हैं शब्द के प्रकार, शब्द किससे कहते हैं, शब्द के कितने प्रकार होते हैं, शब्द की मतलब पूरी A to Z कहानी आप आज देखेंगे। तो देखते हैं शब्द किससे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है कि वर्डों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। वर्डों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अगला बनता है इसी पे सार्थक हटा के कर दे व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं। तो तुरंत आपका आंसर बदल जाएगा, हो जाएगा वर्णमाला। तो फिर से एक बार इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए आयोग क्या करता है कि पूरा रहता है क्वेश्चन, बस थोड़ा से शब्द बदलता है और हमारा क्वेश्चन क्या होता है, गलत हो जाता है। तो वही गलती ना हो, इसीलिए जितनी देर देखिए आप 5-10 मिनट वीडियो देखिए, पूरी एकाग्रता के साथ देखिए। तो देखिए कि परिभाषा क्या है, शब्द की परिभाषा क्या है या शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द वर्डों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। वर्डों के सार्थक समूह। अच्छा, अब बात होती है कि मैडम जी वर्डों के समूह को शब्द क्यों नहीं कह सकते। तो ध्यान से सुनिएगा। समूह का मतलब होता है कि एक शब्द हम लिख रहे हैं ला चा ला, लचल, और एक शब्द लिख रहे हैं आ चा ला, अचल। अब देखिएगा दोनों, ये भी लचल भी वर्डों का समूह है और अचल भी वर्डों का समूह है। बातें हमारे एकदम ध्यान से सुनिएगा। लचल भी आपका वर्डों का समूह है और अचल भी वर्डों का समूह है। बस अंतर क्या है, एक शब्द है और एक शब्द नहीं है। जो शब्द नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें सार्थक समूह नहीं है उन शब्दों का, उनमें वर्डों का सार्थक समूह नहीं है। और अचल में वर्डों का सार्थक समूह है, इसीलिए अचल मिस होता है पर्वत और लचल का कोई मतलब नहीं होता है। तो इतनी बातें समझ गए होंगे कि ये अगर सार्थक नहीं लिखा है तब आप सही कर देंगे कि वर्डों के समूह को शब्द कहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वर्डों को केवल समूह को शब्द नहीं कहते, वर्डों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जब तक किसी शब्द का अर्थ नहीं निकलता तब तक उस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता या वो शब्द शब्द नहीं कहलाता है। अगला फिर देखेंगे कि इसी सार्थक को हम बदल के व्यवस्थित कर दे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसी सार्थक को जब हम व्यवस्थित कर देंगे तो हमारा आंसर वर्णमाला हो जाएगा। ये दोनों बात आप समझ लिए होंगे, बेहतरीन। अब है शब्दों के प्रकार। शब्दों को कितने प्रकार, शब्दों के प्रकार कितने होते हैं। शब्द के प्रकारों को 4 आधारों पर बांटा गया। कितने आधारों पर, 4 आधारों पर बांटा गया। रचना या बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, और है आपका अर्थ के आधार पर, और एक है आपका चाहे प्रयोग के आधार पर पूछा जाए चाहे रूपांतर के आधार पर पूछा जाए। तो देखते हैं कि रचना या बनावट के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना या बनावट के आधार पर आपके 3 प्रकार होते हैं। एक रूढ़ होता है और एक यौगिक होता है और एक आपका योग रूढ़ होता है। बातें समझ रहे हैं। जितनी बार हम बताएं आपको उतनी बार आप भी बोलते रहिए। जैसे हम यहाँ जब आपसे कहें कि बनावट के आधार पर कितने प्रकार के, तो आपको उधर से आंसर देना है कि 3 प्रकार के। भाई 3 दिखाई दे रहा है, और एक बार ना समझ में आए, जो नए बच्चे हों जिनको अभी हिंदी शून्य बराबर नहीं आती वो देखें, तो एक बार 3 नहीं समझ में आया भाई कि तो क्या कहें हम। तो दोबारा जब हम बोले कि रचना या बनावट के आधार पर कितने प्रकार के, तो हम अभी आंसर दिए 3, तो आप लोग भी बोलिए कि 3। समझ रहे हैं। इससे क्या होगा, चीज़ें जब आप मुंह से बोलेंगे तो कान में डायरेक्ट जाएगी, और कान में जाएगी दिमाग में जाएगी, जब दिमाग में जाएगी तो मुंह से निकलने लगेगी। समझ रहे हैं। मुंह से कब निकलेगी, जब आप पेपर में जाएंगे। तो बोलिए आप, रचना के आधार पर कितने प्रकार के, बोलिए 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3। कौन कौन सा, एक है रूढ़, एक है यौगिक, और तीसरा है आपका योग रूढ़। इतनी बातें आप समझ गए। इसका भी डिटेल बनेगा, इसको डिटेल से पढ़ा रहे हैं, बस आगे देखिएगा। अभी तो एक सामान्य सा क्वेश्चन है। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, और एक आपका और पूछा जाता है कि इसी में संकर भी आता है, लेकिन ये अपवाद तरीके से है क्योंकि संकर 2 भाषाओं का मिश्रण होता है, और एक कोई, ये तो देशज भाषा होगी, ये तो विदेशज होगा, यही दोनों होंगे। तो फिर से बोलिएगा, रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं, तो 3। कौन कौन से, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। फिर पूछेगा उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं, तो 4 प्रकार के। कौन कौन सा, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अब आ जाते हैं इधर देखिएगा, अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थ के आधार पर भी आपके 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा, तो पर्यायवाची, पर्यायवाची को समानार्थी भी कहते हैं। क्या कहते हैं,
समानार्थी कहते हैं। पर्यायवाची, अनेकार्थी, विलोमार्थी, एकार्थी। फिर से बोलिएगा, पर्यायवाची, अनेकार्थी और क्या है, विलोमार्थी, एकार्थी। फिर से बोलिए, बनावट या रचना के आधार पर कितने प्रकार के, 3। कौन कौन से, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। फिर आता है उत्पत्ति के आधार पर तो 4, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अगला देखते हैं, अर्थ के आधार पर कितने होते हैं तो 4। कौन कौन सा, पर्यायवाची चाहे समानार्थी के, पर्यायवाची, अनेकार्थी, विलोमार्थी, एकार्थी। अगला बात आती है प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर 2 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। एक आपका विकल्प भी होना चाहिए, या तो 2 कर दे, 4 कर दे, 3 कर दे और 8 कर दे, तब आपका आंसर होगा प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के, एक विकारी और एक अविकारी। लेकिन यही 2 ऑप्शन हटा के इसमें कुछ और कर दे, मान लो 5 कर दे, तब आप क्या लगाएंगे, तब आप 8 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 8। मतलब समझ गए कि प्रयोग या रूपांतर के आधार पर आपसे आंसर पूछे तो आप 2 भी लगाइएगा और 8 भी लगाइएगा। मैडम जी इकट्ठा दोनों हो तो क्या लगाएंगे, तो जब इकट्ठा दोनों हो तो आप केवल 2 लगा के आइएगा, तब आप 8 नहीं लगाइएगा। तब कितना लगाएंगे आप, 2 लगाएंगे। तो अब देखिएगा कि 2 प्रकार कौन कौन से हैं और 8 कौन कौन से प्रकार हैं। तो 2 प्रकार आपके हैं कि एक विकारी है और एक अविकारी है। लेकिन जब 8 प्रकार कहा जाएगा तो 4 इसमें का और 4 इसमें का, मतलब विकारी के भी 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अविकारी के कितने होते हैं, उसके भी 4 होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। बातें समझ रहे हैं ना। तो ये 4 हो गए, 4 इसमें, 4 इसमें का 8 हो गया। तो फिर से एक बार रिपीट करिए, बोलिएगा, बनावट के आधार पर या रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के, तो 3। कौन कौन सा, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। फिर पूछेगा उत्पत्ति के आधार पर, बोलिए भाई उत्पत्ति के आधार पर तो कितने होते हैं, 4, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। फिर अपवाद में इसमें संकर आता है। अगला देखिएगा, इधर पूछेगा कि अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, तब आपका 4 विकल्प सही होगा। ये सब सामान्य सा क्वेश्चन, अगर ये चीज़ आपका गलत हो गया ना तो आप वैसे भी प्रतियोगी परीक्षाओं से आप बाहर हुए, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन अगर गलत हुआ तो फिर कोई मतलब नहीं होता। कठिन गलत होता है, कठिन तो सबका गलत होता है, लेकिन सामान्य सा क्वेश्चन का मतलब आप परीक्षा से बाहर हैं, आप कंपटीशन से बाहर हैं। तो अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, तो 4। पर्यायवाची, अनेकार्थी, विलोमार्थी, एकार्थी। विकारी कितने होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ये अलग अलग है दोनों। देखिएगा, इसका भी एक मूल समझ लीजिए। अगर इस तरीके से आए क्रिया विशेषण लिखा तो आपका आंसर दूसरा होगा, और अगर इस तरीके से क्रिया विशेषण लिखा आया तो आपका आंसर दूसरा होगा। देखिए कैसे, अगर ये चीज़ आया क्रिया विशेषण तो आपका क्या हो जाएगा, अविकारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अविकारी। और इस तरीके से आया तो आपका विकारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विकारी। तो समझ गए होंगे। पूछ लेगा इसे, संबंध बोधक किसका भेद होता है, तो अविकारी का। समुच्चय बोधक किसका बोध होता है, तो अविकारी का। यह पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय नहीं है, 3 ऑप्शन इसमें से दे, 1 इसमें से उठा ले। तो उम्मीद है इस वीडियो को ना जितनी देर की भी बनी, इसको 2-4 बार आप देख लीजिएगा। 2-4 बार के बाद आपका पूरा शब्द का प्रकार खत्म हो जाएगा। यही लिए आपको तुरंत रचना के आधार पर पूरे शब्दों का व्याख्यान नहीं कर रहे हैं कि आप इन चीज़ों को रट सकें। मतलब मोबाइल रख दीजिए, अपना बोलते रहे कचर कचर सुनते रहेंगे, पूरी डिटेल याद, एकदम झक्कास याद। तो अब अगली वीडियो में देखेंगे कि रचना या बनावट के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, इसका पूरा डिटेल। मतलब इसकी कितनी वीडियो बनेगी शब्द का, इसे पूरे शरीर का रीढ़ कहा जाता है, शरीर का रीढ़, इसी के ऊपर पूरा व्याकरण टिका है। तो जब